वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के सीबीटी 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये एएलपी के एग्जाम के अलावा भी अदर रेलवे के अदर एग्जामों के लिए भी ये हमारी वीडियो और सीरीज हमारी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा आरआरबी जेईई टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, आरपीएफ और एसआई और दोस्तों एएलपी, इन सारे एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर में रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो को और इस सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के रेलवे से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान का आज हम लोग पार्ट 11 पढ़ रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अगर दोस्तों आप लोग उन पार्टों को ना देखे हो तो रेलवे भर्ती साइंस 2024 नाम का हमारा यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना है, जहां से आप लोग जाकर के आसानी से उन सारे पार्टों को देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट में, भौतिक विज्ञान के इस पार्ट में आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इतने सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, प्रत्यास्थता पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों द्रव का प्रवाह पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे दोस्तों, केशिकत्व भी पढ़ेंगे, उत्प्लावकता और आर्कमिडीज का सिद्धांत के बारे में ही हम लोग जानेंगे। और इसके बाद दोस्तों दाब, घनत्व, अणुगत सिद्धांत, यानी कि ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में और इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज हमारी पसंद आए तो मैंने आपको बताया दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास जो हमारी होती है हर रोज को शाम को 6 बजे होती है। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां से जुड़ने से आपको दोस्तों बेनिफिट इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और यदि किसी बुक का भी पीडीएफ चाहते हो तो वहां से आपको हमारे उन बुकों का भी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहां से देख लीजिएगा 2000 यूथ की जो कंपटीशन टाइम्स की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है 2022-23 और 2024, यानी इन्हीं बुकों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस यहाँ पे हम लोग 2022-23 के भी संपूर्ण बुक को पढ़ेंगे और 2024 की बुक का भी हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे ये कहा गया है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा, या फिर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा, या यांत्रिक ऊर्जा, या मांसपेशीय ऊर्जा कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आकार में बदलाव के कारण शरीर में प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब अगर दोस्तों देखें तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा, ये U बराबर हमारा होता है 1/2 और यहाँ पे K और यहाँ पे डेल और फिर यहाँ पे दोस्तों x स्क्वायर होता है। अब दोस्तों अगर यहां से आप जानेंगे, जहां K बराबर क्या होता है, ये K हमारा नियतांक होता है। क्या होता है दोस्तों? नियतांक होता है। K क्या होता है दोस्तों? हमारा नियतांक हो जाएगा। और x जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकृति की माप हो जाएगा। विकृति, आप यहां से लिख लीजिए विकृति की माप, विकृति की माप हो जाएगा। दोस्तों ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ये क्या होता है, यहां से आप लोग समझ लीजिएगा कि हमारा नियतांक हो जाएगा, ये जो K लिखा है, और x जो लिखा है वो विकृति की माप हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, और इसके ये हो जाएंगे आंसर। तो कुल मिलाकर आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा का क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एक का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है, कहा गया कि जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डॉट है दोस्तों, शून्य है, अपरिवर्तित है, बढ़ती है, या फिर दोस्तों घटती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब हम क्या करते हैं, जब आप या हम एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। ठीक है, हम उस पर काम करते हैं। तो कह रहा है उस समय पे क्या होता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? उस समय पे बढ़ती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 2 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए, इस पे दिया गया है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है।
दोस्तों सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई, इकाई का मतलब दोस्तों मात्रक, यानी कि सीजीएस प्रणाली में विकृति का मात्रक पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि विकृत का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 का सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई इकाई नहीं, यानी कि विकृत की कोई भी मात्रक नहीं होता है। 3 का सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथे नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है। लचीलापन कहलाएगा, सर्कन कहलाएगा, सुघट्यपन कहलाएगा, या प्रत्यास्थपन कहलाएगा। तो बता दूं दोस्तों आपको कि यहाँ कहा गया है कि बिना भंजन, क्या कहा गया, बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाता है, सुघट्यपन कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है। 0 होता है, या 0.5 होता है, या 1.0 होता है, 0.2 होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक जो पूछा है वो होता है 1 होता है। कितना होता है दोस्तों हमारा, 1 होता है। आप 1 लिख दीजिए तो भी सही है, या 1.0 लिख के बता देंगे तब भी सही है। कुल मिलाकर के पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक हमारा 1 होता है, यानी कि 5 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा 2014 के जेई के पेपर में पूछा गया था, रेलवे ने 2014 वाले जेई के पेपर में पूछा था। आगे देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए इसमें यह दिया गया है, कहा गया है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो दोस्तों सभी को पता है केशिकत्व के कारण, या केशिका या कैपिलरी क्रिया के कारण सोखता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 6 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देख लीजिए एनटीपीसी के 2016 वाले शिफ्टों में पूछा गया, 2016 सन में और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो कुल मिलाकर के आपको यहां से ये बात पता चल गई कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, ये आपको पहले से पता रहा होगा। किसके कारण सोखता है दोस्तों, केशिकत्व के कारण सोखता है। आपको ये पुरानी बात पता थी, केशिकत्व के कारण सोखता है। अब इसका दूसरा नया नाम अगर हम देखें तो केशिकत्व तो इसका मेन होता है, लेकिन अगर दूसरी बात कह दें, अगर केशिका भी कहीं लिखा हो, केशिका अगर ये ऐसे लिखा हो, केशिका लिखा हो, या फिर दोस्तों कैपिलरी लिखा हो, क्या हो दोस्तों, कैपिलरी लिखा हो, कैपिलरी अगर ये लिखा हो, केशिकत्व क्रिया कह दिया जाए दोस्तों तब भी वही बात है, या केशिका क्रिया कह दिया जाए दोस्तों तब भी वही बात है, या कैपिलरी क्रिया कह दिया जाए तब भी वही बात है। तो यानी कि ये तीनों बातें एक ही हैं। यानी कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है दोस्तों, केशिकत्व क्रिया द्वारा, या केशिका क्रिया द्वारा, या फिर कैपिलरी क्रिया द्वारा, तीनों एक ही चीजें हैं। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मौजूद मिल जाए किसी भी ऑप्शन में, तो आप उस ऑप्शन को आंख मूंद करके टिक करिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। इस पे दिया गया है, कहा गया है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण, केशिकत्व के कारण, विसरण के कारण, या फिर दोस्तों परासरण के कारण। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, केशिकत्व के कारण हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें, यहां से वापस से आ जाइए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ गए थे हम लोग। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण चढ़ता है दोस्तों, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। 7 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन यहाँ भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि एक द्रव की बूंद, यानी कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है पृष्ठ तनाव कहा जाता है, आधिक्य कहा जाता है, बुहिकायन कहा जाता है, या फिर दोस्तों श्यानता कहा जाता है। ये दोस्तों हमारा एनटीपीसी के 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां से अगर देखें तो कहा गया एक द्रव की बूंद, द्रव की जो बूंद होती है दोस्तों उसको संयोजित होती है, किसके कारण संयोजित होती है, वो हमारे इसमें एक देख लीजिए पृष्ठ तनाव ऑप्शन दिया गया है। जब भी कभी भी दोस्तों द्रव की बूंद की बात की जाए तो वहां पे हमारा पृष्ठ तनाव क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे 8 का ए के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे,
और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। तो ये भी दोस्तों आप लोग जानते हैं किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे हमारा बारिश हो रही है तो जल की बूंद जब ऊपर टप टप करके गिरेंगी तो उसकी देखते होंगे आप बूंदे जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं। वो किस कारण होती हैं, वो पृष्ठीय तनाव के कारण ऐसा होता है। जल का पृष्ठीय तनाव के कारण हम लोग क्या करते हैं, यानी गिरती हुई बूंदे जो होती हैं वो गोल दिखती हैं आपको, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा 9 का ए के साथ यहां भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है और इस पे कहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कहा गया एक टैंक है, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर बढ़ उठता है, ये बात हो गई। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरता है, द्रव की सतह क्षैतिज पर नियत है, द्रव की सतह गति की दिशा में उठती है और टैंक के पीछे की ओर गिरता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक टैंक के समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव का आंशिक रूप से भरा गया, निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। 10 का ए के साथ यहाँ भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है इस पे कि एक आदर्श तरल पदार्थ होता है। एक आदर्श तरल पदार्थ है, क्या है दोस्तों, बहुत श्यानपूर्ण है, न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है, वर्णयुत प्रवाह में माना जाता है, या घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 11 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिएगा इस पे दिया गया है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h है और तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे निर्भर किस प्रकार होता है ये बात आपको बतानी है। तो कहा यहां से हो जाएगा, जब हमको ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल दिया गया, बांध की मोटाई दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा, ये तो बस लिख भर दिया गया दोस्तों, कोई फार्मूला का तो इसमें जिक्र किया नहीं गया किसी भी ऑप्शन पे। तो यानी कि ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा 12 का डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब भरे गए जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। फिर से एक बात समझ लीजिए, जल की मतलब ऊंचाई पर हमारा क्या निर्भर करेगा, क्षैतिज। फिर से सुन लीजिए, जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब भरे जल की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और यहाँ पे ऐसा दोस्तों नहीं, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के 12 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए 13 नंबर में दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। जैसे आपने 2 बीकर लिया या 2 कोई मग लिया या ग्लास ले लिया, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों में पानी बराबर भर दिया और एक में अगर आप लोहे की कील डाल देंगे तो वो क्या होगी, वो तैरेगी नहीं, वो क्या होगी, डूब जाएगी। और एक तरफ आप कार्क ले लेंगे, कार्क का टुकड़ा ले लेंगे और उसको अगर उस ग्लास में या बीकर में डालेंगे जो भरा हुआ जल से है, तो वो डूबेगा नहीं, वो बल्कि तैरता रहेगा। कह रहा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है यहाँ पे कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, नहीं ये बात गलत है। फिर कहा गया लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये बात इसमें सही है। लोहे का कील जो उसमें डूब जाती है उसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, जो लोहे का कील का घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, तभी जाके वो डूब जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 13 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, और यहाँ पे हमको सी और डी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमारा बी के साथ ही ये क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए कहा गया है कि बर्नौली का प्रमेय डाट डाट के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
दोस्तों सबको पता है कि बर्नौली का प्रमेय जो होता है ऊर्जा के संरक्षण, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, हाई स्कूल में तो नहीं दोस्तों, इंटर में आपने पढ़ा होगा, इंटर में बर्नौली का प्रमेय और मेयर का फार्मूला ये सब पढ़ा होगा। तो बर्नौली का प्रमेय जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 14 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे बर्नौली का प्रमेय अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको याददाश्त करा दे रहा हूं, 1/2 यहाँ नहीं P + 1/2 यहाँ पे होता है रो V स्क्वायर और फिर यहाँ पे रो G और H, ये होता है बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थिरांक या फिर दोस्तों नियतांक आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? बर्नौली का प्रमेय होता है। तो बर्नौली का प्रमेय हमारा कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 14 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। आगे आ जाएंगे हम लोग 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर देखेंगे और 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, दिया ये गया है कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल, किसके द्वारा उत्पन्न बल दोस्तों? दीवार के द्वारा उत्पन्न बल, जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.0001 मीटर क्यूब प्रति सेकंड हो, तो हमको क्या करना है? यहां से देखना है, इस क्वेश्चन को हल करके हमको यहाँ पे इसका फोर्स निकालना है, बल निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर हम देखें तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है। अगर हम देखें तो v हमको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अगर यहां से देखा जाए दोस्तों q, ये जो q है, ये q हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे q बराबर हमारा दिया गया 0.0001 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये दे रखा है। अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से Q की वैल्यू को हम इस प्रकार लिख दे, यहाँ पे लिख दे 1 × 10 की पावर, यहाँ पे टोटल पर 4 है, 10 की पावर -4 लिख दिया और यहाँ पे आगे लिख दिया मीटर क्यूब प्रति सेकंड लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला हमारा देखिए, ये जो हमारा फार्मूला लगेगा यहाँ से F बराबर यहाँ पे रो जी एच, यानी कि रो जी एच इंटू ए, ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रो जी एच, जहां दोस्तों यहां से समझ लीजिएगा, जहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जहां पे हम लिख देते हैं जहां एच ए बराबर होता है हमारा वी होता है, जहां क्या होता है हमारा एच ए बराबर होता है वी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफ बराबर रो जी और यहाँ पे हो जाएगा वी बन जाएगा, रो जी और वी बन जाएगा। अब दोस्तों इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, यानी कि रो और जी वी की जगह पे हम क्यू भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं। अब सारी वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो रो का मान अगर हम देखें दोस्तों तो यहां से हो जाएगा 1000, यानी कि ये रो का वैल्यू होता है 1000। तो आपने यहाँ पे पूरा चैप्टर दोस्तों जब आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा नॉलेज होगा, तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, रो का वैल्यू यहाँ पे 1000 होता है तो हमने 1000 वैल्यू रख दिया, और जी का वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पे जी का वैल्यू हमारा हम जानते हैं 10 होता है, 9.8 होता है, तो यहाँ पे इसने बताया है ये v, यानी कि इसका हम वैल्यू रख देंगे कितना दोस्तों? 10 रख देंगे, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया। और फिर q का वैल्यू यहाँ से हम जानते हैं क्या दिया गया, 1 × 10 की पावर -4 इतना। अब दोस्तों अगर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिए 10 की पावर 4 ये हो जाएगा। 10 की पावर 4 कैसे हो जाएगा? 3 यहां से बन जाएगा, एक ये हो जाएगा, 10 की पावर 4 ये हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -4 ये हो जाएगा। जब ये पावर से पावर घट जाएगा तो यहां से फाइनली हमारा आ जाएगा 1 न्यूटन का बल आ जाएगा, यानी कि एफ हमारा जो आ गया, यहां से हमारा एफ कितना आ गया दोस्तों? 1 न्यूटन का आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहां से कुल मिलाकर के 1 न्यूटन ये हमारा दिया गया ए पे, तो 15 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 न्यूटन इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। चलिए आगे देखा जाए दोस्तों, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हमारा दिया गया द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि द्रव जो होते हैं उसमें घर्षण को क्या कहा जाता है। उसमें घर्षण को कठोरता कहा जाएगा, श्यानता कहा जाएगा, विकृति कहा जाएगा या विकृत गंधता कहा जाएगा। तो द्रवों में घर्षण को हम श्यानता कहेंगे, यानी कि 16 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए वो उत्प्लावकता से रिलेटेड आ गया, तो इसका मतलब हमने जो पहले ही आपने देखा है थंबनेल में कि हम लोग उत्प्लावकता का भी चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत अब यहाँ से शुरू हो जा रहा है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है 17 नंबर में, कहा गया है उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज
पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है नील्स बोर, केपलर, आर्किमिडीज सिद्धांत, केन रुदरफोर्ड को। तो दोस्तों जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की खोज जिसने किया था या श्रेय किसको दिया जाता है? वो आर्किमिडीज को दिया जाता है। यानी 17 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि नील्स बोर जो है, ये जो नील्स बोर हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी? ये नील्स बोर इन्होंने दोस्तों खोज की थी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत की। यानी कि हम अगर यहां पे लिख दें नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत की, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत की खोज इन्होंने की थी। अब अगर दूसरा देखें यहां पे ये जो केपलर हैं दोस्तों, केपलर जो हैं इन्होंने किसकी खोज की थी? केपलर ने खोज की थी दोस्तों सौर मंडल। यहां पे अगर हम लिख दें, चलिए यहां से हम इसको हटा दे रहे हैं दोस्तों, इसको इधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। केपलर की बात की गई है तो केपलर जो है सौर मंडल के ग्रहों के गति के सिद्धांत की खोज की थी। यानी कि हम केपलर ने, यहां कभी कभी पूछा जाता है ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर ने दिया था और नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था। और ये जब सिद्धांत जहाज पानी में तैरते हैं, इसका सिद्धांत दोस्तों आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावकता का सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, इसके सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। चलिए आगे देखेंगे तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 17 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, या फिर दोस्तों इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें देखिए कहा यह गया है, मतलब कि कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। निर्भर क्या करेगा? तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि 18 का सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यानी कि उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है दोस्तों किस पर? तरल पदार्थ का घनत्व पर निर्भर करेगा या फिर डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 18 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब हमको गलत वाला बताना है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए गलत पूछा है, हमको गलत बताना है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, यहाँ पे इसने ये कहा है। फिर आगे देखेंगे, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये भी सही नहीं, मतलब सही है। फिर कह रहा है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये गलत कह रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसने कहा है कि यदि उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, नहीं, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे इसमें देखिए यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये होना चाहिए। फिर कहा यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है, यानी कि गलत हमारा कहा है इस जगह पे सी पे। तो 19 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 20 देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, और इस पे कहा गया है कि उत्प्लावन डॉट डॉट या उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होता है? दोस्तों ये हमको बात बतानी है। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है, गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। यानी कि उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होता है? वो होता है दोस्तों विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। 20 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होगा? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। 20 का बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? कह रहा किस सिद्धांत या नियम के अनुसार या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? न्यूटन के गति का तीसरा नियम दोस्तों गलत हो जाएगा। फैराडे का नियम गलत हो जाएगा। फिर कहा गया आर्किमिडीज का सिद्धांत, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओम का नियम ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के नियम के अनुसार, नियम के आधार पर या नियम के अनुसार वस्तुएं पानी में तैरती हैं। यानी 21 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे
22 नंबर, और यहां पे देख लीजिए दिया ये गया है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आप सब जानते हैं कि आर्किमिडीज का ये सिद्धांत होता है, यानी कि 22 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जब किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से किसी पिंड को डुबोया जाता है तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहेंगे। तो यह सिद्धांत हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, यहां पे देख लीजिएगा। कहा गया है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? दोस्तों ये देख लीजिए 2019 के पेपर में हमारा पूछा गया है जेई के, पिंड और द्रव का कुल भार के अकॉर्डिंग, या फिर दोस्तों देखा जाए पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार, यही हमारा राइट हो जाएगा। पिंड द्वारा कहा गया ना, देखिए किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यानी कि 23 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाए। दोस्तों यहाँ पे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा, या फिर दोस्तों घर्षण कहलाएगा? तो दोस्तों आपको बता दूं कि उत्प्लावन बल कहलाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। ये हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 2018 वाले फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि जहाजों की गति में वृद्धि डॉट डॉट पर आधारित है। जहाजों की गति में वृद्धि डॉट डॉट पर आधारित है। अब दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर दोस्तों आप दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा फैराडे के नियम पर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर, न्यूटन के गति के दूसरा नियम पर। दोस्तों ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे। जो जहाजों की गति में वृद्धि पर कौन सा आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। कुल मिलाकर दोस्तों हमारा 25 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि ऊपरी प्रणोद और भार डॉट डॉट में प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी प्रणोद और भार डॉट डॉट में प्रयुक्त होते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा विपरीत दिशा में, नीचे की दिशा में, समान दिशा में, ऊपर की दिशा में, तो ये होता है विपरीत दिशा में। 26 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऊपरी प्रणोद और भार विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। 26 का बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया है किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बायंट फोर्स कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, अप्लाइड फोर्स कहेंगे, या ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे? तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बायंट फोर्स कहा जाएगा। यानी किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि बायंट फोर्स कहा जाता है। यानी कि अब दोस्तों उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल या बायंट फोर्स, दोस्तों ये क्या है? इन तीनों के नाम एक ही हैं। दोस्तों जो ये बायंट फोर्स कह दिया गया, अगर आपसे बायंट फोर्स ना कहा जाए, यहाँ पे ऑप्शन में बायंट फोर्स दिया गया तो आप बायंट फोर्स कर सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं? उत्क्षेप बल भी कह सकते हैं। उत्क्षेप बल, ये बायंट फोर्स अंग्रेजी शब्द है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। उत्क्षेप बल भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उत्प्लावक। यहाँ पे उत्प्लावक बल, उत्प्लावक यहाँ पे वह होना चाहिए फिक्का, उत्प्लावक बल आप ये कह सकते हैं। देखिए यानी कि किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाएगा? बायंट फोर्स कहेंगे। ये तो अंग्रेजी शब्द हो गया। हिंदी में आप बोलेंगे तो उत्क्षेप बल भी कह सकते हैं, या फिर उत्प्लावक बल भी आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर के 27 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा है उत्क्षेप बल नाम है। क्या है दोस्तों? उत्क्षेप बल, या फिर दोस्तों इसको क्या कह सकते हैं? बायंट फोर्स भी आप कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर उत्प्लावन बल का दूसरा नाम उत्क्षेप बल है, या फिर दोस्तों और अंग्रेजी में बोलेंगे तो बायंट फोर्स है। क्या है दोस्तों? बायंट
फोर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, या फिर आप इसको उत्प्लावन बल कह सकते हैं। यानी कि 28 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। जैसे यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ पूरी तरह से भरते हैं तो और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, जल बाहर बहने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, ऐसा भी नहीं है, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा, ये भी गलत है। यानी कि जल स्तर जो पहले रहा होगा वही अभी भी रहेगा। 29 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 29 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डॉट डॉट होगा, वस्तु के भार से अधिक होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा, वस्तु के भार से कम होगा, या फिर दोस्तों शून्य होगा। तो आपको बता दूं वस्तु के भार से कम होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 30 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं नीचे की ओर, विपरीत दिशाओं में, ऊपर की ओर, समान दिशाओं में। तो 31 का हमारा हो जाएगा बी, विपरीत दिशाओं में, यानी 31 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 32 नंबर, और 32 नंबर देख लीजिए दिया गया है कि किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, उत्क्षेप कहलाएगा, बलाघूर्ण कहलाएगा, दाब कहलाएगा, या फिर दोस्तों खिंचाव कहलाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्क्षेप कहलाता है। लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, किसी द्रव के तल के लंबवत कार्य करने वाला बल हमारा उत्क्षेप कहलाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 32 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए 33 नंबर पे ये दिया गया है, इस पे ये कहा गया है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा, उत्प्लावक बल कहा जाएगा, घर्षण बल कहा जाएगा, या स्थैतिक बल कहा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को हम उत्प्लावक बल कहेंगे, या उत्प्लावक बल कहेंगे, या फिर दोस्तों उत्क्षेप बल भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं दोस्तों, उत्क्षेप बल भी कह सकते हैं, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं अंग्रेजी में बाइंड फोर्स कह सकते हैं, बाइंड फोर्स ये भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इतने इसके नाम हो जाएंगे। यानी कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं और उस पर ऊपरी बल जो कार्य करता है, इस बल को हम उत्प्लावक बल कहेंगे, या उत्क्षेप बल कहेंगे, या फिर दोस्तों बाइंड फोर्स कहेंगे, अंग्रेजी में हो गया वर्ड। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। दोस्तों देख लीजिए, नहीं है, हमको ये बात बताना है। लैक्टोमीटर नहीं है, या हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग नहीं है, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग नहीं है, या फिर दोस्तों हाइड्रोमीटर नहीं है। तो 34 का जो हमारा हो जाएगा वो बी, यानी हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है। यह दोस्तों किस पर आधारित होती है, यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होती है, बर्नौली सिद्धांत पर आधारित होती है। आप ये कह लीजिएगा बर्नौली, ये किस पे आधारित होती है दोस्तों, ये हमारी बर्नौली सिद्धांत पर आधारित होती है, बर्नौली के प्रमेय पर या बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये आप लोग बात समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, बर्नौली के सिद्धांत पर हमारा ये आधारित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन अगला 35 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे ये कहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। दोस्तों हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर या ओडोमीटर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर जो हो जाएगा हमारा, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यहाँ भी वही पूछा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा आधारित नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ओडोमीटर जो हमारा है वो हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डॉट डॉट होगा, वस्तु के भार से कम होगा, या फिर शून्य होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा, या वस्तु के भार से अधिक होगा। तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, वस्तु के भार के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 36 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
36 के बाद दोस्तों 37 नंबर देखेंगे और यहाँ पे देखिए दिया ये गया है, कहा गया कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर स्पष्ट होता है, या फिर दोस्तों लेंज का नियम पर, या पाउली के अपवर्जन नियम पर, या फिर दोस्तों फैराडे के नियम पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, यानी कि 37 का ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डाट डाट पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, घनत्व पर, तापमान पर, या फिर दोस्तों आयतन पर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों किसका? उत्प्लावन जो बल होता है वो परिणाम के तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे घनत्व बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 38 का बी इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। और हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया कि उत्प्लावन बल का डाट डाट द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन जो राइट हो जाएगा वो हमारा परिणाम हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या भर देंगे दोस्तों? परिणाम, परिमाण, आप ये कह दीजिए परिमाण, यानी कि उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव्य के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। 39 का बी बनेगा। और आगे हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, दबाव को डाट डाट से मापा जाता है। दबाव यानी कि अब जो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा दोस्तों, वो चैप्टर हो रहा है दाब यानी कि प्रेशर, यानी कि ये चैप्टर हम लोग अब पढ़ना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन हमारे चेंज हो गए हैं, दबाव दाब से रिलेटेड है, तो यानी कि हमारा यहाँ से दाब वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि दबाव को डाट डाट से मापा जाता है। दोस्तों किससे मापा जाता है? द्रव्य एवं घनत्व से, किए गए कार्य से नहीं, ये द्रव्य एवं घनत्व से नहीं मापेंगे, किए गए कार्य से भी नहीं मापेंगे। दबाव को हम किससे मापेंगे? बल एवं क्षेत्रफल से मापेंगे, बल और क्षेत्रफल से। तो यहाँ से हम अगर फार्मूला जाने दोस्तों, दाब बराबर हमारा क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे ये होता है हमारा क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। और दाब का अगर इसका मात्रक देखें, यानी इसका अगर दाब का हम मात्रक जाने तो मात्रक इसका होता है दोस्तों पास्कल होता है। क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। या फिर दोस्तों इसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं, या इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, चाहे ये आप मात्रक बोले या फिर ये मात्रक बोले। ठीक है। पास्कल को दोस्तों आप जानते होंगे कि हम किससे डिनोट करते हैं? पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाके आपको पता चल गया कि दबाव को हम किससे मापते हैं दोस्तों? बल एवं क्षेत्रफल से मापते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 40 के बाद 41 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए 41 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। दाब दोस्तों बदलेगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या फिर दोस्तों स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक हो जाएगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब हमारा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब हमारा उतना ही कम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल अगर हमारा अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, यदि क्षेत्रफल अधिक होगा या क्षेत्रफल जितना कम होगा तो दाब उतना ही अधिक हो जाएगा। यानी कि बात आप समझ गए ना। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे क्या कहा कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या हो जाएगा? दाब हमारा अधिक हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ये बात ऐसे होती है। कुल मिला के 41 का हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन साइंस में पूछे गए हैं यानी फिजिक्स में, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो आप अपना राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि दोस्तों वीडियो को हम और भी बेहतर कर सकें। दोस्तों आपको और किस टॉपिक पे या किस बुक का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उन सारी बुकों का भी यहाँ पे सोल्यूशन दे देंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं यूथ कमीशन टाइम्स की जो बुक है हमारा, यहाँ पे हम आपको बता दें 2022 की ये बुक है। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जल्द ही आपको 2024 की साइंस की बुक मैं संपूर्ण पढ़ाऊंगा, और 2024 का भी
पूरा पढ़ाऊंगा दोस्तों, 2022-23 वाला भी पूरा पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये आप यहाँ पे आप मैथ, साइंस, रीजनिंग, सामान्य जानकारी, ये सारे बुकों का हम लोग 2024 की लेटेस्ट बुकों का यूथ की हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा आसानी हो सके और बेहतर हमारा एग्जाम हो सके। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस जगह पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या होगा। किसका दाब का विमा सूत्र बताया है, हम मतलब पूछा गया है हमसे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, दाब का जो फार्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब अगर यहाँ पे हमको दाब पूछा गया है तो हम यहाँ से बल बराबर निकालें दोस्तों, तो बल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। बल बराबर हम देखें तो यहाँ से दोस्तों ये हम बल बराबर जाने दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम दाब लिख दिए, गलत लिख दिए। हम ये बल बराबर जाने, बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दोस्तों त्वरण, ये फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब अगर द्रव्यमान को हम जानते हैं एम से डिनोट करते हैं, हमने एम रख दिया, या द्रव्यमान का हम जानते हैं किलोग्राम होता है, या फिर एम से डिनोट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे त्वरण का जो हमारा मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से आप मात्रक रख दें, चलिए आप यहाँ से अगर मात्रक रखें तो हम यहाँ से जानते हैं द्रव्यमान का होता है किलोग्राम मात्रक होता है, त्वरण को होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब अगर यहाँ से वीमर वो रखें इनके वैल्यू, किलोग्राम का दोस्तों हम जानते हैं किससे डिनोट किया जाता है? एम से डिनोट किया जाता है। मीटर को दोस्तों हम एल से डिनोट करते हैं, सेकंड को हम टी से डिनोट करते हैं, पावर 2 हो जाएगा। तो अगर इसको और आगे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा एम एल और टी की पावर -2 हो जाएगा। ये तो आ गया दोस्तों हमारा बल की विमा आ गई। यहां से दोस्तों हमने क्या निकाल लिया? ये बल की विमा हमने निकाल लिया, एम एल टी की पावर -2। अब दोस्तों यहीं से हमें इसका क्षेत्रफल का निकालें दोस्तों, देख लीजिएगा क्षेत्रफल का अगर हम निकालें तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं लंबाई गुणे दोस्तों क्या होता है? चौड़ाई होता है। अब लंबाई को हम दोस्तों एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को भी हम एल से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एल की पावर 2 हो जाएगा यहाँ से। अब दोस्तों इसी फार्मूले पे रख दीजिए, दाब का हमको निकालना है, तो दाब बराबर अगर हम देखें दोस्तों तो दाब बराबर हम जानते हैं बल, तो बल का फार्मूला हमारा हो जाएगा एम एल और टी की पावर -2 हो जाएगा, अपान का दोस्तों यहाँ पे एल की पावर 2। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम और एल की पावर 2 जो ऊपर जाएगा दोस्तों तो हमारा हो जाएगा एल की पावर -1 हो जाएगा और टी की पावर -2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमारा देख लीजिए कि क्या बन गया? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा बी पे मौजूद है, तो हमारा इस क्वेश्चन का बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, दिया ये गया है कि दाब को डाट डाट के रूप में परिभाषित किया गया है। अब दोस्तों किस में परिभाषित किया गया? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल में, भार प्रति इकाई या आयतन में, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में, प्रणोद थ्रस्ट या प्रति इकाई क्षेत्रफल में। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दाब को हम प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल में परिभाषित करते हैं, या प्रणोद को दोस्तों थ्रस्ट भी कह सकते हैं, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल में आप ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी कि 43 का हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्र के डाट डाट हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। 44 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब हमारा प्रति इकाई क्षेत्र में कम हो जाता है। 44 का सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 44 के बाद दोस्तों हम लोग 45 देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हम भर देंगे? बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 45 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 45 के बाद दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा?
तरल द्वारा डाला गया दबाव दोस्तों हमारा कम हो जाता है, यानी कि अपरिवर्तित नहीं रहेगा, ना तो शून्य होगा ना तो बढ़ेगा, तो बल्कि क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन हमारा 46 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है डाट डाट में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, वेग के साथ, क्षेत्रफल के साथ, या संवेग के साथ, या दोस्तों बल के साथ। तो यहाँ पे हमारा 47 क्वेश्चन का हो जाएगा बी, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। क्षेत्रफल यहाँ पे हम क्या भर देंगे दोस्तों, हम लोग इस जगह भर देंगे क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, यानी कि ऑप्शन हमारा 47 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 48 नंबर। यहाँ पे कहा गया थ्रस्ट प्रति इकाई, थ्रस्ट को अभी हमने बताया है क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रणोद। अब प्रणोद को ही आप चाहे थ्रस्ट कह दें, ठीक है ना। हाँ, तो कहा गया थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, अभी अभी क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा है, यानी वस्तुमान कहा जाएगा, बल कहा जाएगा, दाब कहा जाएगा, क्षेत्रफल कहा जाएगा दोस्तों, दाब कहा जाएगा। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र में क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, दाब कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखें तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे देख लिया जाए 49 नंबर। अब यहां पर दिया गया दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर देख लीजिए उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल दिया गया है, या फिर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल बटे उत्क्षेप दिया गया है, या फिर दोस्तों क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेप दिया गया है, या फिर दोस्तों दाब बराबर हमारा हो जाएगा उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल को ही वहां पे उत्क्षेप बल कह दिया जाएगा, यानी कि उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि हम जानते हैं फार्मूला दाब बराबर होता है क्या दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो इसी बल को उसने क्या कह दिया है, उत्क्षेप बल, यानी कि यहाँ पे बल को बता दिया उत्क्षेप बल बटे हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। तो दाब बराबर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर हमारा 49 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 49 के बाद दोस्तों हमारा 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। 50 नंबर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया, इस पे कहा गया है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डाट डाट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, यानी कि 50 नंबर हमारा जो यहाँ पे दिया है, इस पे हो जाएगा ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डाट डाट होता है, बाहर के समान होगा, बाहर से कम होगा, बाहर की तुलना में अधिक होगा, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक ये होता है, यानी कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो होता है वो बाहर की तुलना में अधिक होता है, यानी कि 50 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डाट डाट के अनुपातिक होता है दोस्तों, घनत्व के, वेग के, दूरी के, या फिर दोस्तों आयतन के। तो 51 का हो जाएगा हमारा ए, घनत्व के, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के आनुपातिक होता है। 51 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हमारा 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है दोस्तों, भार प्रति एकक घनफल के, प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल के, घनत्व प्रति एकक घनफल के, द्रव्यमान प्रति एकक घनफल के। तो दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है दोस्तों, प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल को हम लोग परिभाषित करते हैं, यानी दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल के। दोस्तों 52 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 के बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि पानी का घनत्व क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे घनत्व वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, यानी कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से घनत्व पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे कहा गया है कि पानी का घनत्व क्या है, 1000 किलो घन मीटर, 1000 किलो प्रति घन मीटर, या 10 किलो प्रति घन मीटर, या 1 किलो प्रति घन मीटर, या फिर दोस्तों 100 किलो प्रति घन मीटर। यानी कि 53 का हमारा देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 किलो प्रति घन मीटर, हमारा 53 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 54 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए कहा गया कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। मास प्रति यूनिट हमारा वॉल्यूम जो हो जाएगा वो दोस्तों घनत्व हो जाएगा, घनत्व के बराबर हो जाएगा, यानी मास प्रति यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या है, घनत्व है, यानी कि 54 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। आगे देखेंगे हम लोग 54 के बाद दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पे दिया गया है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व डॉट डॉट होता है। शुद्ध पानी का घनत्व और लवण युक्त पानी के घनत्व डॉट डॉट होता है, से कम होता है, के बराबर होता है, से अधिक होता है, की तुलना में नगण्य होता है। तो 55 का हो जाएगा ए, यानी कि से कम होता है, यानी शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि 55 का हमारा ए इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। दोस्तों निम्न तापमान के कारण, निम्न गति के कारण, निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण। तो 56 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण हमारे क्या होते हैं, बादल आकाश में तैरते हैं। 56 का डी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 57 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए ये दिया गया है, इस पे कहा गया है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से अधिक होता है, पानी से कम होता है, या फिर दोस्तों शून्य होता है, पानी के समान होता है, पानी से कम होता है। यानी बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 57 का भी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है, ठीक है ना, ये भी बात आप समझ लीजिएगा। बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से 9% कम होता है। अब पानी का घनत्व जो होता है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिख के जाने, मैं लिख देता हूं, पानी का घनत्व जो होता है दोस्तों, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, अधिकतम यहाँ पे होता है। ये इसका हो गया पहला पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट अगर आप जानेंगे तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का, यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का, पानी के घनत्व का दोस्तों कितना होता है, पानी के घनत्व का 9% कम होता है, 9% कम होता है। चलिए ये बात हो गई इससे रिलेटेड। और आगे देखेंगे हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि एक पदार्थ के घनत्व को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, पूर्णरोध यानी थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, भार प्रति इकाई आयतन। दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूं कि एक पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि 58 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 58 के बाद दोस्तों हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है दोस्तों, घनत्व कहा जाएगा, दाब कहा जाएगा, उत्प्लावन कहा जाएगा, या फिर दोस्तों बल कहा जाएगा। तो 59 का हमारा हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, यानी कि घनत्व कहा जाएगा। पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है दोस्तों, घनत्व कहा जाता है, यानी 59 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 59 के बाद दोस्तों हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब है। तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व कितना हो जाएगा। तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, इनका दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, चांदी का आपेक्षिक घनत्व और पानी का घनत्व को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे ये 10.8 इंटू दोस्तों हमारा हो जाएगा 10 की पावर, अच्छा 10.8 इंटू 10 की पावर 3, जो ये हमारा ये हो जाएगा। और फिर आगे देखें तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो बन जाएगा 10.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम, यहाँ पे आगे देख लीजिए किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, ये बन जाएगा हमारा। तो अब यहां से अगर देखें तो ये ऑप्शन कहां पे मौजूद है, ये हमारा दोस्तों ए पे मौजूद है। कुल मिलाकर के दोस्तों क्या करना है आपको, ये चांदी का आपेक्षिक घनत्व का इसका और ये पानी के घनत्व का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 61 नंबर, और 61 नंबर में देख लीजिए दिया गया है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, यानी कि अब किसका अनुपात हो जाएगा घनत्व, तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान बटे आयतन का हो जाएगा। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, द्रव्यमान बटे आयतन का घनत्व हमारा क्या है, अनुपात है।
अगला देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है दोस्तों, कार्क का, बर्फ का, लोहे के कील का, या फिर दोस्तों थर्माकोल का। तो सभी दोस्तों जानते हैं आप लोग, लोहे के कील का जो होगा वो जल के घनत्व यानी कि पानी के घनत्व से उसका अधिक हो जाएगा, यानी कि किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो लोहे के कील का घनत्व हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे जल के घनत्व से अधिक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा 62 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 62 के बाद दोस्तों हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन, और 63 नंबर यहाँ पे देख लीजिए ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर की पावर -3 और पानी का घनत्व 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर की पावर -3 है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व हमको कह रहा ज्ञात कीजिए। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया है। अगर हम दोस्तों यहां से देखें, आपेक्षिक घनत्व बराबर निकालें, यहाँ पे चांदी का आपेक्षिक घनत्व बताया गया है दोस्तों। तो हम अगर यहाँ से चांदी का आपेक्षिक घनत्व यहाँ से हमको निकालना है, कह रहे चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, और यहाँ पे चांदी का घनत्व ये दिया गया है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व यहाँ पे हम लिख दें, अगर फार्मूला बनाए इसको, चांदी का आपेक्षिक घनत्व यहाँ पे हम लिख देंगे आपेक्षिक दोस्तों यहाँ पे आगे घनत्व। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा दोस्तों, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा चांदी का घनत्व बटे चांदी का घनत्व बटे हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा पानी का घनत्व, यानी हम यहाँ से लिख देंगे पानी का घनत्व। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा और इसी फार्मूले पे इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। चांदी का घनत्व दोस्तों हमारा देख लीजिए यहाँ पे दिया गया 10.8, तो 10 हमने 8 लिख दिया, इंटू 10 की पावर 3 लिख दिया, वो लिख दिया, बटे हमारा पानी का घनत्व कितना दिया गया है, 10 की पावर 3 दिया गया, हमने 10 की पावर 3 लिख दिया। अब अगर देखेंगे तो ये से ये हमारा कट जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लिख देंगे दोस्तों, इसका मात्रक नहीं होता है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा 10.8। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, 63 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 63 का हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, और 64 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि सापेक्ष घनत्व डॉट डॉट के बराबर होता है। अब दोस्तों सापेक्ष घनत्व कह रहा किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व के बराबर हो जाएगा, या पदार्थ के घटकों का घनत्व पूर्ण पदार्थ का घनत्व इसके बटे के बराबर होता है, या पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व जो होता है वो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व के बराबर होता है। अभी देख लीजिएगा हमने ये हमने पढ़ा है, यानी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यानी आपेक्षिक घनत्व या सापेक्ष घनत्व बात एक ही है दोस्तों। ये हमने फार्मूला लगाया, तो यही हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, इसके क्या हो जाएगा, बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 64 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 नंबर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन में कहा है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा आपेक्षिक घनत्व पूछा है। आपेक्षिक घनत्व को हम जानते हैं पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, अभी जो हमने पीछे पढ़ा सेम वही क्वेश्चन के फार्मूला पूछा गया है। तो यहाँ भी हमारा 65 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा जेईई के पेपर में हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 66 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डॉट डॉट में होती है, गैस में, मेटालॉइड में, ठोस में, तरल में। तो 66 का हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमारी गैस में होती है, यानी कि 66 का ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, द्रव कहेंगे, गैस कहेंगे, या फिर दोस्तों वाष्प कहेंगे। तो 67 का हमारा ए, यानी हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। तो होप्स दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है 68 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब दोस्तों 68 नंबर यहाँ पे कहा गया सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, सत्य नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो बात सत्य है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का गलत वाला बताना है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसने कहा सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, ये बात इसने गलत कह दी है। फिर आगे देखें
वितरण व्यापक हो जाता है, ये भी बात सही है। वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है, ये भी बात सही करा। तो यानी कि 68 का हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। और आगे देखेंगे हम लोग 68 के बाद दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए ये दिया गया है, कहा गया कि गैस अणुगत सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब गैस का आयतन शून्य हो, गैस का दाब शून्य हो, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, गैस का विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो। तो 69 का हो जाएगा सी, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 69 का सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों देख लीजिए कि हमारा एलपी एंड टेक्नीशियन में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। आगे देख लेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, दोस्तों यहाँ पे हमारा 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। अब ठोसों की विसरण दर द्रव या गैसों की तुलना में अधिक होती है, गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है। तो ये हो जाएगा हमारा बी, गैसों की विसरण दर जो होती है दोस्तों द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। 70 का हमारा यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और आगे देखेंगे हम लोग 71 नंबर, दोस्तों यहाँ पे हमारा 71 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी, शून्य हो जाएगी, समान रहेगी, बढ़ेगी। दोस्तों घटेगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 71 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस के अणुओं का पात्र के दीवार से चिपक जाना, की गतिज ऊर्जा का क्षय होना, का दीवार की ओर त्वरित होना, के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन आना। यानी कुल मिलाकर 72 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी मतलब ये हो जाएगा वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन हो जाता। 72 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 73 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डॉट होता है, ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो 73 का हमारा हो जाएगा दोस्तों डी, परिवर्तित नहीं होता है, यानी ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 73 का डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इन सबका दोस्तों लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों को हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।